वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज से हम करने वाले हैं अपने चैनल पे लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी, और जुडिशरी एग्ज़ाम में भी इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज़, मेंस में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते ही हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंसी कम लग रही है अभी, तो आप अपने एसेज में से यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर्स को अच्छा इंप्रूव करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि लॉ ऑफ टॉट एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जब एक रॉन्ग कमिट होता है, अगर वो रॉन्ग पब्लिकली करा जा रहा है तो वो कंसिडर किया जाता है क्राइम। ठीक है। और अगर वो किसी प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट रेपुटेशन को इफेक्ट करता है तो वो कहलाया जाता है सिविल। तो इसलिए ये जो है लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल रॉन्ग की बात करता है। प्राइवेट पब्लिक रॉन्ग को ये कंसिडर नहीं करता। पब्लिक रॉन्ग इसके जुरिडिक्शन से बाहर होते हैं। दूसरी बात लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में जो है वो ये है कि ये अनकॉडिफाइड है। इसको कॉडिफाई नहीं किया, इसका कोई बेयर एक्ट नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये राइट्स जो होते हैं वो अपने साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ भी रखते हैं, है ना। तो इसको कॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इतना वाइड स्कोप अपने अंदर रखता है, इतना वाइड जुरिडिक्शन इसका है, और ये डायनामिक और इवोल्यूशनरी है। मतलब हर दिन ये बढ़ता रहता है। कल से ज़्यादा आज टॉट के राइट्स होंगे। जैसे पहले अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंजेस इतने नहीं हो रहे थे, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज इतने नहीं थे, तो इन्वायरमेंट इश्यूज इतने नहीं थे, तो इन्वायरमेंटल टॉट भी नहीं था। अब लेकिन इन्वायरमेंटल टॉट भी आ गया क्योंकि इसका डायनामिक और इवोल्यूशनरी नेचर की वजह से। ये कॉमन लॉ से इफेक्ट करता है। जो कॉमन लॉ पहले प्रीवियसली इंग्लैंड में होते थे उनसे ही गवर्न करता है, उनकी थ्योरीज को फॉलो करता है जो कॉमन लॉज में थी, और वही पनिशमेंट्स यहाँ पे दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है से ईबी जस्ट ईबी रेमेडियम। व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहाँ कहीं पे भी राइट होगा तो वहाँ पे उस राइट का अगर कोई वॉयलेशन करता है तो वहाँ पे रेमेडी भी प्रेजेंट होगी। ठीक है। रेमेडी प्रेजेंट का मतलब ये है कि आपके राइट का एक प्रोटेक्शन दी जा रही है। राइट किसी को सिर्फ दे देना ही इनफ नहीं है, बल्कि उसके लिए रेमेडी उसके वॉयलेशन पे देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये राइट इन रिम है। राइट में भी एक ऐसा है राइट इन रिम जो अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज है। मतलब ये सिर्फ पर्सनल राइट नहीं है, ये जो राइट उनको दिए गए हैं वो पूरी जो सोसाइटी है उसके खिलाफ दिए, अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज दिए गए हैं, इसलिए इनको राइट ड्रीम कहते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट, किसी भी पर्सन को फंडामेंटल राइट सिर्फ उसके नेबर्स के लिए या उसके स्पाउस के अगेंस्ट ही नहीं दिया हुआ, बल्कि सोसाइटी एट लार्ज कोई भी उसका राइट टू लाइफ नहीं ले सकता। नोबडी कैन टेक राइट टू लाइफ। तो ये सोसाइटी एट लार्ज से इफेक्ट करता है। ठीक है। इसलिए इसको राइट एंड ड्रीम कहते हैं। और जैसे फंडामेंटल राइट में राइट टू प्राइवेसी है, तो राइट टू प्राइवेसी सबके लिए है। राइट टू प्राइवेसी सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं है, सबके लिए है। फिफ्थ पॉइंट इसका ये है कि ये अनलिक्विडेड डैमेजेस की बात करता है। अनलिक्विडेड डैमेजेस को क्या होते हैं? जो प्री डिसाइडेड नहीं होते, मतलब पहले से हमने डिसाइड नहीं की। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आप अगर ये देख लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी करती है तो उसमें ये पहले ही डिसाइड कर लेती है अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन हुआ तो इस कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन हुआ तो इतना डैमेज जो है वो देना पड़ेगा इस पार्टी को, इस पार्टी के लिए। ठीक है। तो इसलिए ये हो गया लिक्विडेड डैमेजेस, पहले से ही डिसाइडेड। लेकिन टॉर्ट ऐसा है जिसमें प्री डिसाइडेड नहीं होता, पहले से डिसाइड डैमेजेस नहीं होते। ये एज सून एज रॉन्ग कॉज, जैसे ही रॉन्ग कॉज होगा डैमेजेस अराइज हो जाएंगे और डैमेजेस उससे देने पड़ेंगे। और ये रीज़न है इसका अनलिक्विडेड डैमेज होने का। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है इसका डायनामिक नेचर, क्योंकि आप हर दिन बढ़ रहे हैं, हर दिन कोई नया टॉर्ट आ रहा है, उसके लिए आप डैमेजेस कैसे फिक्स कर सकते हो वो देखा जाता है सिनेरियो कि कितना उस डैमेज का इफेक्ट जो है किसी पर्सन पे पड़ रहा है, फिर वो पर्सन कहाँ रहता है, कितना उसको इफेक्ट हुआ, उसके पीछे क्या है, फैमिली रीजंस क्या है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है जिनसे ये डैमेजेस जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और डैमेजेस डिसाइड होते हैं। ठीक है। ये रेजिडरी लॉ है। रेजिडरी लॉ का मतलब होता है कॉडिफाइड ना होना, डिसाइड ना होना, पहले से ही प्री डिसाइडेड लॉ नहीं था। ठीक है। जैसे जैसे सिचुएशन आती रहेगी, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस के बेसिस पे इसमें डिसीजंस देते जाएंगे और लॉज बनते जाएंगे। तो ये एक रेजिडरी लॉ है जो अपने इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस पे काम करता है। ये एक बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन द सोसाइटी। बैलेंस कैसे? अब कॉडिफाइड लॉ में हमने यहाँ पे एक लिमिट्स तय कर ली, लेकिन
जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही है, अब इन लिमिट्स के बाहर भी चीज़ें हो रही हैं, तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस करें, ये काम जो है वो टॉट करता है। जो उस जुरिडिक्शन के बाहर वाली चीज़ें होती है, उनको टॉट जो है वो एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है बिटवीन द टू। ठीक है, तो इसलिए टॉट का होना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही रीज़न है टॉट सब्जेक्ट का यहाँ आना, टॉट लॉज का कोड कंसिडर करना। थैंक यू।